हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इसे लेने वाले हैं। जनरली देखने में यह आया है कि स्टूडेंट्स को इसकी टर्म्स कुछ कई बार जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगती हैं, बड़ी डिफिकल्ट सी लगती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। आप यदि 3 रिलेशनशिप याद कर लें, जिनमें से 2 तो आप पढ़ भी चुके हैं, जब हम बात करेंगे आगे टॉपिक्स में तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हम कर चुके थे। एक रिलेशनशिप सिर्फ आज आप उसमें और ऐड करेंगे नया, और आपकी नेशनल इनकम के लिए रास्ता खुलता चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है नेशनल इनकम की, और इसी से आगे की जो आपकी स्टडी है वो किस तरह की होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप इस टॉपिक को जितना ज़्यादा गंभीरता से देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट वीडियो में ही हमने एक बात की थी कि इनकम बराबर है प्रोडक्शन। ध्यान होगा, इनकम इज इक्वल टू प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो इनकम हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इनकम के 4 पार्ट्स हैं: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फैक्टर इनकम्स ही इकोनॉमिक्स में इनकम्स होती हैं। तो इनकम के 4 पार्ट्स हैं: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। चारों फैक्टर का जो रिवार्ड है वही आपकी इनकम है। अब यदि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इट मीन्स आपने फैक्टर की सर्विसेज को यूज जरूर किया होगा, रेंट भी पे किया होगा, वेजेस, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर ने उसमें अपना कुछ प्रॉफिट भी ऐड किया होगा। तो इनकम प्रोडक्शन के बिल्कुल बराबर होगी इकोनॉमिक्स में। जो अमाउंट इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का होगा वही इकोनॉमी में इनकम होगी, वही उसकी इकोनॉमी की इनकम मानी जाएगी। तो अब हम इसे एक एग्जांपल से लेते हैं। तो इनकम के हमने पढ़े थे 4 पार्ट से, 4 फैक्टर थे: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उनके जो रिवार्ड थे उन्हीं को हम इनकम बोलते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया एक प्रोड्यूसर ने कोई कमोडिटी प्रोड्यूस की, उस वस्तु को बनाने में उसने लैंड का यूज किया, उसके लिए उसने रेंट पे किया। रेंट पे किया सपोज 100 रुपीज। फिर उसने लेबर यूज की, तो लेबर की वेजेस भी पे की उसने, वो भी मान लिया 100 रुपीज। मैं सबका अमाउंट इक्वल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको बहुत आसानी रहे, इसमें अमाउंट हम कुछ भी ले सकते हैं लेने को। फिर आपने कैपिटल यूज की थर्ड फैक्टर के रूप में, कैपिटल पे इंटरेस्ट, सपोज ये भी 100 रुपीज ही आपने पे किया। अब वस्तु बनकर तैयार है। अब एंटरप्रेन्योर ने उसमें अपना प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड कर दिया, और वह प्रॉफिट भी उसने अपना 100 रुपीज रख लिया। तो ये चारों फैक्टर्स की इनकम है। इसे हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि आपने ये फैक्टर्स की कॉस्ट पे की है। और ये टोटल कॉस्ट आपकी फैक्टर्स की यहाँ पे कितनी आ रही है? 400। कितनी कॉस्ट आई आपकी? 400। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। कैपिटल लिख दिया हमने, इसको इंटरेस्ट कर लीजिए क्योंकि कैपिटल फैक्टर है और उसका रिवार्ड जो है वो इंटरेस्ट होता है। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इनको ऐड करके आपकी आ गई फैक्टर कॉस्ट। अब मान लिया 400 की कमोडिटी तैयार है मार्केट में बिकने के लिए, प्रॉफिट के एलिमेंट भी शामिल कर लिया। अब गवर्नमेंट एक ऐसी पार्टनर है जो बिना बिजनेस किए ही आपसे
टैक्स के रूप में कुछ मनी चार्ज करती है। आप शॉप पे गए, आपने दुकानदार को कहा कि भैया ये वस्तु कितने की है? उसने कहा भैया 400 रुपये की है, लेनी है तो ले लीजिए। आपने कहा चलो एक आइटम दे दो मुझे, एक यूनिट इसकी दे दो। अब उसने 400 रुपये प्लस उसमें ऐड कर दिया उसने इनडायरेक्ट टैक्स, सपोज जीएसटी। जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है, हम एक लेटर स्टेज पे स्टडी करेंगे, जिसका बर्डन आगे शिफ्ट किया जा सकता है और वो बर्डन ऐड होते होते प्रोडक्ट में जो एंड यूजर होता है, जिसे आगे किसी को भी वो वस्तु नहीं बेचनी होती, सारा बर्डन इकट्ठा होता होता एंड यूजर पे आ जाता है। तो ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो अब जैसे मान लिया आपकी फैक्टर कॉस्ट आई 400, अब फैक्टर कॉस्ट में आपने ऐड कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सपोज यहां पे हम सिंपल करने के लिए 10% रेट ले लेते हैं, तो 400 पे 10% टैक्स का अमाउंट कितना हो जाएगा? 40 रुपीज। और कमोडिटी आपको कितने में मिलेगी? 440 रुपीज में। 400 रुपए की वस्तु 440 रुपए की हो गई। अब ये 440 रुपए क्या कहलाएगा? इसे आप बोलेंगे मार्केट प्राइस। इसे आप क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस। कमोडिटी तो फैक्टर कॉस्ट पे 400 रुपए की थी, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का एलिमेंट ऐड होने से मार्केट प्राइस उसका जो बनकर हो गया वो हो गया 440 रुपए। तो बस एक रिलेशनशिप यहां पे आपका क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। आप यहां पे नीचे इधर बॉक्स में आ जाइए, यहां पे हम अपने तीनों रिलेशनशिप जो आज के होंगे उनको नोट करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशनशिप आपका क्या बना? अगर आपको मार्केट प्राइस पे कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, और फैक्टर कॉस्ट पे आपके पास वैल्यू गिवन है, तो बस आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात हो रही थी इनडायरेक्ट टैक्स की, मैंने बड़ी चालाकी के साथ नेट शब्द और उसके साथ टैग कर दिया। आप कहेंगे इस नेट का कुछ मीनिंग है क्या? नेट का मीनिंग बिल्कुल है। ये नेट क्या बताता है? देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है गवर्नमेंट ने हमसे इनडायरेक्ट टैक्स लिया। सपोज हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए का पर मंथ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया। गवर्नमेंट ने पब्लिक से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया 50,000 करोड़ रुपए का, लेकिन उसमें से अब इनडायरेक्ट टैक्स जो लिया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स से बहुत सारी सुविधाएं आम जनता को देती है। कुछ वस्तुओं पे हम सब्सिडी लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे एलपीजी के सिलेंडर पे मोस्टली सब्सिडी मिलती है, तो वो सब्सिडी गवर्नमेंट ने आपको उस नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से वापस कर दी। वो तो आपके पास से जो गया था इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें से वापस पब्लिक के पास ही आ गया स्पेंडिंग के लिए। उससे आपकी परचेजिंग पावर एक प्रकार से बच गई, या आप कह सकते हैं कि आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, आपको अमाउंट कम पे करना पड़ा सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर लेने की वजह से। तो इसीलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मींस इनडायरेक्ट टैक्स जो आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे करे हैं गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इसमें से सब्सिडी के रूप में जो टैक्स गवर्नमेंट ने आपको लौटा दिया है, वापस कर दिया है। तो सपोज 50,000 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स पब्लिक ने पे किया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने उसमें से
10,000 करोड़ की सब्सिडी पब्लिक को वापस दे दी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को गया है पब्लिक से, वो होगा अमाउंट आपका 40,000 करोड़। तो इस तरह से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स टर्म यूज करेंगे। यहां पे क्यों करेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स टर्म यूज? क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी एज ए होल, पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ पढ़ रहे हैं हम। उसकी नेट वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे टैक्स की, जो गवर्नमेंट के पास आया है और उसमें से गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी के रूप में रिटर्न कर दिया है, तो आप उसकी नेट वैल्यू लेंगे, क्योंकि दोनों ही हमारी इकोनॉमी के पार्ट हैं, सब्सिडी भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। तो टर्म हम यूज करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो वापस आते हैं, 400 रुपए की फैक्टर कॉस्ट थी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करने के बाद मार्केट प्राइस आपका हो गया 440। 400 से 10% हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माना था, 440 आपका मार्केट प्राइस हो गया। तो एक रिलेशनशिप आपका क्या निकल कर आया था, यदि आपको कोई वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे गिवन है और आप उसको मार्केट प्राइस पे निकालना चाहते हैं या क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, तो आप उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दीजिए। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन आपको ये कहता है कि आप फैक्टर कॉस्ट निकालिए और मार्केट प्राइस आपको गिवन हो, तो बस ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो आपने फैक्टर कॉस्ट में प्लस किया था उसको यहां पे आप मार्केट प्राइस में से लेस कर देंगे, तो बच जाएगी फैक्टर कॉस्ट। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बता रहे हो, ये तो हमें पता है। भैया तुम क्या करोगे, क्वेश्चन में गलती कराओगे और क्वेश्चन में गलती करके कहोगे आपने सर ऐड करना तो बताया था, पर ये नहीं बताया था आपने मार्केट प्राइस निकालना तो बता दिया था फैक्टर कॉस्ट से, लेकिन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना नहीं आपने बताया। भाई कॉमन सेंस है, अगर हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है, और यदि मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप माइनस कर देते हो तो फैक्टर कॉस्ट भी आ जाएगी। चेक कर लीजिए आपके एग्जाम्पल में, ये रहा मार्केट प्राइस 440 है, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका 40 रुपीज जो है उसको आप माइनस कर दें तो आपकी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी 400 रुपीज। सिंपल। तो ये आपका आज का फर्स्ट रिलेशनशिप, नेट इनडायरेक्ट टैक्स से हम फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ टर्म्स लेंगे जो हम नेशनल इनकम में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। आज की आपकी जो ये टर्म्स वाली क्लास है, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, यही आपकी नेशनल इनकम को डिसाइड करेगी कि किस दिशा में जाएगी। तो हम एक सबसे पहले टर्म लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हमने बात की थी कि प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्ट ही इनकम है, तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी अगर बोल दें तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी होती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट आपने ले लिया। और यदि अब आपसे क्वेश्चन में यह कहा जाए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे इतनी वैल्यू है, या आपको अमाउंट दे रखा हो और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करें, उसको हम इस तरह से लिखेंगे जीडीपी एट एमपी। इस तरह से ये एमपी डिनोट करता है मार्केट प्राइस को। जीडीपी एट एमपी आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या आप कर सकते हैं, आप बताइए। जीडीपी एट एफसी आपके पास है, जीडीपी एट एमपी निकालना है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस। तो इस तरह से जीडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर सकते हैं, और रिवर्स जीडीपी एट एमपी से आप जीडीपी एट एफसी पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट टर्म हम लेते हैं सेकेंड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस से बस हमने नेट कर दिया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब इनकम भी होता है। एट फैक्टर कॉस्ट,
एनडीपी एट एफसी, इसको हम लिखेंगे। तो एनडीपी एट एफसी आपको दे दे और आपसे कहे कि आप एनडीपी एट एमपी निकाल दो, तो एनडीपी एट एमपी आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना है बस। लेकिन इस साइड से उस साइड जाने के लिए तो आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना है, या उस साइड से इधर वापस आने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन जो हमने चेंज किया है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में, आप डिफरेंस देखिए कहां पे है। फर्स्ट में थी वैल्यू ग्रॉस और सेकंड में है नेट। यहां पे ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, ये है आपका सेकंड रिलेशन। आपको याद होगा हमने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ा था, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स के हमने दो पार्ट पढ़े थे, फिक्स इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट्स में आपको ध्यान होगा फिक्स में हमने ग्रॉस और नेट दोनों तरह की फिक्स इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी, और दोनों का जो डिफरेंस था, क्या आपको याद है क्या था? ग्रॉस और नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का जो डिफरेंस था वो था कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस डेप्रिसिएशन, घिसावट, मूल्य में जो कमी आई थी फिक्स एसेट्स के ड्यूरिंग द ईयर, उसके यूजेस से, उसको प्रयोग करने से। याद आ गया? बस वही आपका सेकंड रिलेशन है, आप पढ़ चुके हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ग्रॉस वैल्यू गिवन हो और आपको उसे नेट में कन्वर्ट करना हो तो आप डेप्रिसिएशन यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लेस कर दीजिए। तो ये रही आपकी सेकंड रिलेशनशिप की बारी। आपको कोई वैल्यू नेट कैलकुलेट करनी हो और ग्रॉस वैल्यू गिवन हो तो ग्रॉस में से आप क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन, जिसको आप यहां इकोनॉमिक्स में एक और नाम से भी जानते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अकाउंटेंसी की भाषा में हम ज्यादातर डेप्रिसिएशन के रूप में इसको पढ़ चुके हैं 11th क्लास में ही, ये वही है और कुछ भी अलग नहीं है इससे। तो ग्रॉस में से आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि घिसावट लेस कर दें तो आपकी वैल्यू रह जाएगी नेट। आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल लिया था फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का, जैसे 10,000 ओपनिंग बैलेंस था फिक्स एसेट्स का, उसमें हमने 3,000 की परचेज की थी, 13,000 हो गया था, ये 3,000 ही हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी। फिर 13,000 में से 1,000 हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया था, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया था 12,000। तो नेट इन्वेस्टमेंट जो हुई थी हमारी वो 2,000 की हुई थी। क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन 12,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस 10,000, 2,000। या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3,000 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो आपने परचेज की है माइनस परचेज करने से ऐड हो गई, बढ़ गई आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट, लेकिन डेप्रिसिएशन से घट भी गई। तो 3,000 इंक्रीज हुई थी, 1,000 उसमें से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन यानी कि उसके कारण डिक्रीज हो गई। तो नेट आपकी जो इन्वेस्टमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट आई थी वो 2,000 करोड़ आई थी। तो बस वही कंसेप्ट आपकी यहां पे है, ये है आपका सेकंड रिलेशनशिप। तो नेट अगर आपको ग्रॉस वैल्यू गिवन हो उससे आपको नेट में कन्वर्ट करना हो कभी भी, तो बस आप डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए। अब क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि यदि आपको नेट दे रखा हो और ग्रॉस वैल्यू निकालनी हो तब आप क्या करेंगे? नेट दे रखा हो, ग्रॉस पे जाना हो तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दीजिए, सिंपल है। 2,000 प्लस 1,000 3,000 आ जाएगा, रिवर्स भी है कैलकुलेशन। तो ये थी डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस भी और नेट भी। अब ध्यान करें, हमने डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन पढ़ ली है अर्लियर स्टेज में ही, जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट की थी। डोमेस्टिक इनकम की हमने बात की थी, जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री हम कमाते हैं। अब डोमेस्टिक टेरिटरी की जब बात आई थी तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने याद किया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी केवल पॉलिटिकल बाउंड्रीज किसी देश की जो होती हैं केवल वही नहीं होती, बल्कि डोमेस्टिक टेरिटरी उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर भी हो सकती है। उसमें याद होगा हमने एम्बेसीज जो दूतावास होते हैं दूसरे देशों में, ठीक है, गवर्नमेंट के, वो भी हमने उसमें ऐड किए थे। अगर हमारे देश की एम्बेसी आउट ऑफ कंट्री है, दूसरे देश में है, तो वो भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। ठीक इसी तरह से हमारे आर्मी बेस कैंप,
हमारे शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। और जिन देशों की बाउंड्री के साथ समुद्र लगता है 12 नॉटिकल माइल तक, 20 किलोमीटर एग्जैक्टली होता है ये, 12 नॉटिकल माइल तक समुद्र के अंदर, वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम अर्न की गई है वो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक टेरिटरी में, घरेलू सीमाओं में। लेकिन ध्यान करें, हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक में और नेशनल में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो डिफरेंस है उसे आप 2 मिनट सुन लीजिए, फिर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन इस पॉइंट पे भी पूछ लिए जाते हैं कि ये इनकम डोमेस्टिक में ऐड होगी या नहीं होगी और नेशनल में ऐड होगी या नहीं होगी। तो डोमेस्टिक का मतलब है इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। और डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको बताया पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस 12 नॉटिकल माइल तक समुद्र, प्लस आर्मी बेस कैंप हमारे जो दूसरे देशों में है, प्लस एम्बेसीज, प्लस शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। ये तो हो गई हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। डेफिनेशन में आपने लिया था फर्स्ट क्लास में। अब हमें जाना है नेशनल इनकम पे। डोमेस्टिक इनकम तो हमने कैलकुलेट कर ली जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने अर्न की है, लेकिन क्या हमारे देश के जो सामान्य निवासी हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, क्या वो सिर्फ हमारे देश की सीमाओं में ही इनकम कमाते हैं? क्या सभी देशों के नॉर्मल रेजिडेंट ऐसा ही करते हैं? क्या वो अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री से, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर जाकर कभी इनकम अर्न नहीं करते? भाई ऐसा तो प्रैक्टिकली होता नहीं है। बहुत से लोग जो कि हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आके इनकम कमा लेते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे देश के सामान्य निवासी जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट है, वो भी दूसरे देशों में जाकर बहुत बार इनकम कमाते हैं। तो नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में यही डिफरेंस है। डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई जाने वाली इनकम है, और नेशनल इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री हैं, जो एक देश के सामान्य निवासी हैं, उनके द्वारा कमाई गई आय से है। अब वो आय चाहे उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हो या डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी देश में जाकर कमाई हो, उसे हम ऐड कर लेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई इनकम से है, और नेशनल इनकम का मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री जो है उनके द्वारा कमाई गई आय से है। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ये टर्म हमने यूज की है, एक देश का सामान्य निवासी। तो एक देश के सामान्य निवासी होते कौन है? भाई एक देश का सामान्य निवासी हम उनको मानते हैं जो किसी देश में रहते भी हैं और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके आर्थिक हित उस देश में सेंटर्ड होते हैं, स्थित होते हैं, केंद्रित होते हैं। तो जिस व्यक्ति का आर्थिक हित भारत में केंद्रित है वह भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में व्यक्ति भारत से बाहर चला जाता है, वहाँ पे इनकम अर्न करता है, लेकिन उसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही ट्रीट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर इनकम अर्न करने के लिए चला जाता है तो 1 साल तक, ध्यान करें 1 साल के पीरियड तक हम उसे अपना ही सामान्य निवासी कंसीडर करेंगे, 1 साल तक। हाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी इलाज करवाने के लिए किसी बीमारी के या एजुकेशन के पर्पज से बाहर चला जाता है, विदेश में चला जाता है, और वहाँ पे बाय द वे वो कुछ इनकम भी साइड बाय साइड अर्न कर लेता है, तो वह इनकम जो उसकी होगी 1 साल के बाद भी, अगर कोई मान लिया सपोज करे स्टडी के लिए कोई बाहर से बाहर गया, उसको 1 साल से अगर ज़्यादा भी हो जाए तब भी वह भारत का सामान्य निवासी ही माना जाएगा। इलाज के लिए, स्टडी के लिए भले 1 साल से ज़्यादा भी हो जाए
तो भी भारत का सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ट्रीट किया जाएगा उसको। लेकिन अगर नौकरी के लिए नहीं गया है, अगर सिर्फ नौकरी के लिए गया है, यानी कि इलाज करवाने के लिए नहीं गया है और स्टडी के लिए नहीं गया है, तब उसे केवल 1 वर्ष तक ही नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो वापस आते हैं कंसेप्ट पे, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम हम ये पढ़ रहे थे। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब है इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, और डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने शामिल किया था एम्बेसी, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स जो हमारी कंपनियां चलाती हैं, आर्मी बेस कैंप और टेरिटोरियल वाटर्स जो हमारे हैं। लेकिन नेशनल इनकम में इनकम आती है इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, चाहे उन्होंने कहीं भी जाके कमाई हो। अब देखिए, हमारे देश की घरेलू सीमाओं के अंदर जो इनकम हुई वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, लेकिन हमारे देश के घरेलू सीमाओं में, डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई फॉरेन नेशनल, कोई विदेशी व्यक्ति आकर यहाँ इनकम कमाता है तो वह हमारी डोमेस्टिक इनकम तो है, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में तो कमाई गई है, लेकिन वो हमारी नेशनल इनकम कभी नहीं होगी, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है और उसे भारत में आए हुए 1 वर्ष से ज़्यादा भी नहीं हुआ है। ठीक वही नियम जो हमारे लोगों पर विदेश में लागू होता है, ठीक वही विदेशियों पे हमारे देश के अंदर भी लागू होगा। नियम सबके लिए बराबर है इकोनॉमिक्स में। तो यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर आय कमाता है तो वह हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है, तो डोमेस्टिक इनकम तो हमारी है, लेकिन नेशनल इनकम वो उस देश की है जिस देश का कि वह सामान्य निवासी है। ठीक इसी तरह से हमारे देश के सामान्य निवासी विदेशों में जाकर आय कमा रहे हैं, तो जो इनकम उन्होंने वहाँ पे विदेशों में अर्न की है वो डोमेस्टिक टेरिटरी तो दूसरे देश की थी, तो इसीलिए डोमेस्टिक इनकम तो उस रिस्पेक्टिव कंट्री की ही कंसिडर की जाएगी। लेकिन नेशनल इनकम जब हम कंप्यूट करेंगे तो वो नेशनल इनकम में हमारी में ऐड होगी, क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई इनकम, और नेशनल इनकम नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कमाई गई इनकम, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई हो या भले ही बाहर भी क्यों ना कमाई गई हो। तो इंडियन नेशनल्स, इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट्स पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इनकम अर्न करें वो हमारी नेशनल इनकम में कंप्यूट होगी। तो यही हमारा आज का तीसरा रिलेशनशिप है डोमेस्टिक से नेशनल पे। पहले हम ग्रॉस लेते हैं इसमें भी टर्म, और फिर नेट करना तो हमें आ ही गया है। तो ग्रॉस नेशनल, डोमेस्टिक वर्ड से अब हमने वर्ड यहां पे चेंज कर दिया नेशनल। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस इनकम, हम कर चुके हैं एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि शॉर्ट में लिखेंगे GNP एट FC, और MP पे कन्वर्ट करने के लिए तो आपको मालूम है नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप प्लस कर दें तो ये आपकी GNP एट MP में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पे जो चेंज हमने किया है, पहले हमने लिया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद होगा दोनों में डोमेस्टिक ही था, डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया गया, लेकिन यहां पे चेंज हो गया है, अब डोमेस्टिक नहीं, अब नेशनल ले रहे हैं। तो नेशनल में अभी हमने बात की थी हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनकी इनकम, पूरे वर्ल्ड की इनकम, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया में कमाई हो या भले ही वो किसी दूसरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करके लाए हो। अब इसे ग्रॉस को भी हम नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम ये ग्रॉस और डोमेस्टिक का डिफरेंस, इसके लिए रिलेशनशिप अपना जो है वो क्रिएट कर लें। तो यहां आ जाइए रिलेशन वाले बॉक्स में, तीसरा और लास्ट रिलेशन आज का, अगर हमें नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है और डोमेस्टिक इनकम आपको गिवन है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कमाई है, तो उसमें आप क्या करेंगे? देखिए जरा, जो हमारे देश के सामान्य निवासी बाहर से कमा कर लाए हैं उसे तो अपनी में ऐड कर लीजिए क्योंकि वो हमारी नेशनल इनकम है, लेकिन जो दूसरे देशों के सामान्य निवासी हमारे यहां से कमा कर ले गए हैं उसको भी तो घटाना पड़ेगा, उसको भी तो लेस करेंगे। तो यहां पे दो एलिमेंट हो गए, एक इनकम जो आ रही है जो हमारे सामान्य निवासी बाहर से कमा कर लाए हैं,
उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। उसे क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से कमाई गई कारक आय। और जो हम माइनस कर रहे हैं, जो दूसरे देशों के निवासी यहां से कमा कर ले गए हैं, उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। दूसरे देशों को ले गए, उनके निवासियों ने कमाई थी, कमाई भले ही हमारे टेरिटरी में थी, लेकिन दूसरे देश के निवासियों ने कमाई थी। तो हमारे पास दो इनकम है यहाँ पे, एक जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो कमा कर लाए हैं, दूसरी फैक्टर इनकम टू एब्रॉड जो दूसरे देशों के यहां से कमाकर ले गए हैं। अब हमें मैक्रो लेवल पे स्टडी करनी है, तो हम इन दोनों आइटम्स का डिफरेंस ले लेते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, सपोज फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हमारे देश के सामान्य निवासी मान लिया 5,000 करोड़ रुपए की इनकम कमा कर लाए। सपोज फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है 5,000, और जो दूसरे देशों के लोग हमारे यहां से कमा कर ले गए, वो सपोज 3,000 करोड़ ले गए कमाकर। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड माइनस कर दीजिए, इसमें से 5,000 आई है और 3,000 यहां से गई है, तो ये 2,000 हो गई आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये हो गई आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं NFIA, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हम इसको याद ऐसे भी करते हैं क्लास में, NFIA बाहर जाइए कमाकर लाइए, NFIA बाहर जाइए कमाकर लाइए, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, दोनों का डिफरेंस ये है आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो हमारे सामान्य निवासी 5,000 लाए वहां से कमा के, ये हमने पॉजिटिव वैल्यू के रूप में ऐड कर दिया अपनी डोमेस्टिक इनकम में, और 3,000 यहां से दूसरे देशों के सामान्य निवासी कमा कर ले गए, वो हमने माइनस के आइटम के रूप में कर दी। तो नेट इंपैक्ट कितना हुआ? नेट इंपैक्ट 2,000 करोड़ का ही तो हुआ। जो हमारी डोमेस्टिक इनकम थी वो 2,000 करोड़ से और इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो नेशनल इनकम होगी, वो नेशनल इनकम होगी डोमेस्टिक इनकम से 2,000 करोड़ ज्यादा, क्योंकि हमारे देश के जो सामान्य निवासी कमा कर लाए वो ज्यादा कमा कर लाए उसके मुकाबले में जो कि दूसरे देशों के सामान्य निवासी हमारे यहां से कमाकर ले गए। तो इसलिए डोमेस्टिक इनकम में NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं NFIA, बाहर जाइए कमा कर लाइए, डोमेस्टिक प्लस NFIA आपकी हो गई नेशनल इनकम। ये है आपका तीसरा रिलेशनशिप। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में नेशनल इनकम गिवन हो और डोमेस्टिक कैलकुलेट करनी हो, तो बस NFIA को यहां ले आइए, माइनस हो जाएगा। नेशनल में से NFIA माइनस कर दें तो डोमेस्टिक हो जाएगी। अब सपोज हम इसे न्यूमेरिकली लेते हैं। सपोज डोमेस्टिक इनकम थी 30,000 करोड़, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कमाई थी, भले ही उसमें विदेशियों ने जो कमाई थी वो भी शामिल थी। डोमेस्टिक इनकम थी 30,000 करोड़ और NFIA हुई है 2,000 करोड़ प्लस की पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो नेशनल इनकम हो गई आपकी कितनी? 32,000 करोड़। अब इस एग्जाम्पल से एक मैसेज कुछ स्टूडेंट्स को जा रहा होगा कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा ही होती है। डोमेस्टिक इनकम वाज ओनली 30,000 करोड़ व्हाइल नेशनल इनकम इज 32,000 करोड़। लेकिन यह बात सही नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक इनकम कम हो और नेशनल इनकम ज्यादा हो। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि क्या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। कब हो सकती है, कैसे हो सकती है? अगर NFIA नेगेटिव वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के सामान्य निवासी जो बाहर से कमा कर लाए हैं, वो मान लिया 5,000
की बजाय 4000 हो, बाहर से जो हमारे देश के सामान्य निवासी कमा के लाए 4000 हो, और जो दूसरे देशों के हमारी घरेलू सीमा में कमा कर ले गए हैं यहां से वो 5000 हो, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो गई, तो NFI आपकी -1000 होगी। ऐसे केस में जब NFI नेगेटिव हो तो आपकी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम होगी। जैसे देखिए हम यही एग्जांपल लेके जाते हैं आगे, 30,000 करोड़ आपकी डोमेस्टिक इनकम थी, लेकिन NFI में आपकी माइनस हो गई 1000, घट गई, क्योंकि हमारे देश के बाहर से कमा कर लाए हैं केवल 4000 करोड़ और दूसरे देशों के सामान्य निवासी यहाँ से कमा कर ले गए हैं 5000 करोड़। और ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप करेंगे तो मैं आपको बता दूं यहीं पे अर्लियर स्टेज पे ही NFI आपको माइनस में ही ज़्यादा मिलने वाली है, यानी कि आपकी डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा होगी क्वेश्चनों में, और नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका अमाउंट जनरली उससे कम आएगा। तो 30,000 - 1000, सो योर नेशनल इनकम विल बी 29,000 करोड़। तो यहाँ पे आप देखेंगे डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा है और नेशनल इनकम कम है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और कब होगी? जब NFI एक नेगेटिव वैल्यू के रूप में हो। तो आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट 3 रिलेशनशिप पढ़े हैं। पहला रिलेशनशिप आपने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करना सीखा, और फिर दूसरे में आपने ग्रॉस से नेट करना सीखा, तीसरे में डोमेस्टिक से नेशनल। इन तीनों को यदि आपने याद कर लिया, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया तो मार्केट प्राइस हो गया, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि अगर आपने लेस कर दिया तो नेट हो गया, और डोमेस्टिक में NFI प्लस करने से आपका नेशनल हो गया। ये 3 पॉइंट याद करने बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इन तीनों का ही प्रयोग मैक्सिमम क्वेश्चंस में होगा। कोई क्वेश्चन ही शायद आपको ऐसा मिले नेशनल इनकम का जिसमें से इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग शायद ना हो, लेकिन मैक्सिमम 2 का तो तकरीबन मिलेगा ही आपको। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाले हैं नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन में। अब हम लगे हाथ 1-2 छोटी-छोटी टर्म्स और ले लेते हैं। एक टर्म हम यूज करेंगे, तो पहले यहां पे एक बार इसको जरा ग्रॉस से नेट लिख देता हूं मैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट FC। और अगर आपको इसे NNP एट MP पे कन्वर्ट करना हो तो आपको पता ही है FC से MP पे जाने के लिए आप ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक और छोटी सी टर्म है ऑपरेटिंग सरप्लस, परिचालन अधिशेष बोलते हैं हिंदी में, ऑपरेटिंग सरप्लस। याद होगा हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। चारों का जो रिवार्ड था वो था रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। इसको हम फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में हम लेते हैं रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि 4 फैक्टर में से 3 फैक्टर की इनकम मैं यहां पे ऐड कर चुका हूं, लेकिन मैंने एक को छोड़ दिया है। आप उसे ध्यान करें जरा, वो कौन सा मैंने छोड़ दिया है? मैंने एक फैक्टर छोड़ा है लेबर। लेबर का रिवार्ड होता है वेजेस, वेजेस को इसमें हमने शामिल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वेजेस को हम अलग से स्टडी करेंगे, उसका थोड़ा सा पॉइंट अलग से बनेगा। अब प्रॉफिट के भी यहाँ पे 3 भाग हो सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में देखने में आता है कि प्रॉफिट डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं लिखा होता आपके लिए, उसके
अलग अलग टुकड़े बता देता है, आपको सिर्फ उनको ऐड करना होता है और तब प्रॉफिट कैलकुलेट आप कर पाते हैं। जैसे एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ या किसी फर्म को प्रॉफिट हुआ, उस फर्म के प्रॉफिट में से सबसे पहला भाग तो गवर्नमेंट का है, कॉर्पोरेट टैक्स। गवर्नमेंट को दे दीजिए टैक्स निकाल के, वो तो देना ही पड़ेगा, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स। तो प्रॉफिट का एक पार्ट तो हो गया टैक्स, जो टैक्स के रूप में आपने गवर्नमेंट को दे दिया। सपोज आपका प्रॉफिट है 10,000, हमने मान लिया प्रॉफिट है 10,000, उसमें से 30% आपने कॉर्पोरेट टैक्स 3,000 उसको दे दिया, 10,000 में से गवर्नमेंट को कि ये लीजिए भाई आपका टैक्स हो गया। अब आपके पास बचा कितना? 7,000। 7,000 में से जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, जिनको हम शेयर होल्डर्स के नाम से अकाउंट्स में पढ़ते हैं, शेयर होल्डर्स भी पैसा लगा रखा है उन्होंने कंपनी में, तो वो भी किसी उम्मीद में होंगे कि प्रॉफिट होगा, हमें भी उसमें से कुछ मिलेगा डिविडेंड के रूप में, लाभांश, लाभ का अंश, लाभ का हिस्सा, डिविडेंड। तो कुछ आपने डिविडेंड के रूप में बांट दिया प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स में। सपोज 5,000 आपने डिविडेंड के रूप में बांट दिया, 10,000 प्रॉफिट था, 3,000 आपने दे दिया कॉर्पोरेट टैक्स, 5,000 डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके पास बचा कितना? कंपनी के पास कितने प्रॉफिट्स बचे हैं बैलेंस में? 3,000 प्लस 5,000, 8,000 आप दे चुके हैं, कंपनी के पास बचे हैं 2,000। तो कंपनियां जनरली ऐसा करती हैं कि अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट अपने पास रिजर्व्स में बचाकर रख लेती हैं, जिसको आप रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जानते हो। इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठे हो चुके, जो कंपनी ने अपने पास बचाकर रख लिए है, इकट्ठे कर लिए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। या रिटेन्ड अर्निंग्स भी इनका दूसरा नाम है, रिटेन्ड अर्निंग्स, बचाकर रखे गए लाभ। और तीसरा नाम जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा आपके पास, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, वो लाभ जो बांटे नहीं हैं कंपनी ने शेयर होल्डर्स में, जो बचाकर रख लिए हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये टर्म आपके पास सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, 3 फैक्टर की इनकम, वेजेस को छोड़कर 3 फैक्टर की इनकम हमारी कहलाती है ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष। और प्रॉफिट के आगे 3 भाग हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब हमने जो फैक्टर छोड़ दिया था, यानी कि लेबर, अब हम उसके रिवार्ड को लेते हैं, उसको हम बोलते हैं वेजेस सामान्य भाषा में। यहां पे हमने उस टर्म को थोड़ा सा और डिटेल से लिया है, उसका नाम रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कि कर्मचारियों ने जो सेवाएं अपने नियोक्ता को, अपने मालिक को, अपने एम्प्लॉयर को रेंडर की हैं, जो सर्विसेज, उनके बदले में टोटल कैश में और नॉन कैश, जिसको हम इन काइंड भी बोलते हैं, वस्तु के रूप में, सेवा के रूप में, टोटल कितना रिवार्ड दिया है, उनको सबको हम जोड़ के बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब एक तो होते हैं वेजेस इन कैश, जिसको हम वेजेस एंड सैलरीज के रूप में लिखते हैं, वेजेस एंड सैलरीज, ये तो मिलते हैं कर्मचारी को कैश में। लेकिन देखने में आता है, आप समाज में देखते हैं, कुछ कर्मचारी जो है ऐसी रेप्यूटेड फर्म्स के अंदर जॉब करते हैं, कंपनी उनको कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ भी देती है, कैश में जो उनको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, वो तो हैं ही, प्लस उनको जैसे रहने के लिए एकोमोडेशन दे दिया, क्वार्टर दे दिया रहने के लिए, कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, आने जाने के लिए कन्वेंस दे दिया कंपनी ने,
कोई गाड़ी की सुविधा दे दी, कोई बाइक की सुविधा दे दी। इसी तरह से बिजली की कुछ यूनिट्स फ्री कर दी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी दे दी। कंपनी ने अपना स्कूल खोल दिया एक, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ते हैं। इस तरीके से और भी कई सुविधाएं हैं जो कि देखने में आती है। गैस का सिलेंडर दे दिया फ्री में, कुछ सिलेंडर दे दिए, जैसे 10 सिलेंडर दे दिए साल में फ्री में, 8 दे दिए, इस तरह से कुछ सुविधाएं हैं। इनको हम बोलते हैं वेजेस इन काइंड। वेजेस इन कैश नहीं है ये। काइंड मीन्स वस्तु के रूप में दिए हैं, सुविधा के रूप में दिए हैं, कैश में नहीं दिए। लेकिन एम्प्लॉयर ने जो दिया है ये भी तो कर्मचारियों की सेवाओं के लिए ही दिया है। कर्मचारियों की जो सर्विसेज है उनका रिवार्ड है। तो इकोनॉमी में इनकम तो जनरेट हुई है। एम्प्लॉय को वो पैसा और कहीं खर्च करना पड़ता, जैसे मान लिया उसको रहने के लिए एकोमोडेशन दे दिया, रहने के लिए क्वार्टर दे दिया, कमरा दे दिया, अगर उससे ना मिलता तो उसे कैश में खर्च करना पड़ता। तो एक प्रकार से ये भी तो एम्प्लॉय को इनकम ही हुई है। तो उनको भी हम यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऐड करते हैं और इसका नाम है वेजेस इन काइंड, वस्तु के रूप में मजदूरी, किस्म के रूप में मजदूरी। प्लस जब कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए एम्प्लॉयर्स कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाते हैं, जैसे पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, या प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स जिनको हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के नाम से जानते हैं, सामाजिक सुरक्षा योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, SSS, SSS, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ये पैसा जब मिलता है कर्मचारी को तो यह उसको समाज के अंदर एक सुरक्षा का भाव पैदा करता है, उसमें उसको सुरक्षा की भावना देता है, उसे सुरक्षित महसूस कराता है। तो इसीलिए इसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोलते हैं। अब इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में भी एम्प्लॉयर अपने पास से हर महीने कर्मचारी के अकाउंट में कुछ डालता है, उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन डलता है, एम्प्लॉय का जो डलता है वो तो वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, वो इसमें जुड़ चुका है, उसे हम अलग से नहीं जोड़ेंगे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह की स्कीम होती है, इसमें कुछ पार्ट कर्मचारी की सैलरी में से कर्मचारी देता है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, कर्मचारी का अंशदान। और कुछ पार्ट एम्प्लॉयर को भी, मालिक को भी ऐड करना होता है, उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नियोक्ता का अंशदान, मालिकों का अंशदान। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपने कभी भी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को नहीं लेना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को लेना है, मालिक के अंशदान को लेना है। क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो उसकी वेजेस और सैलरी का पार्ट पहले से ही बन चुका होता है। तो तीसरी हम यहां पे टर्म ऐड करेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ध्यान करने वाली बात है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का नहीं, मालिक का, नियोक्ता का। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा योजना में मालिकों का अंशदान। तो आज हमने कुछ ही बेसिक कंसेप्ट्स नेशनल इनकम के लिए की हैं, और ये क्लास आपने बार बार यदि अच्छी तरह से समझ ली, देख ली, तो नेशनल इनकम में मेरा वादा है आपसे, आपको कोई डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। आपके सारे मार्क नेशनल इनकम के लिए खुल गए समझिए। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए चैनल को। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।